बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर्स में हमने इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट को स्टडी किया, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल को, लीविंग ग्रुप को। तो आज हम लास्ट फैक्टर जो है सॉल्वेंट का इफेक्ट जो है वो स्टडी करेंगे कि एसिड रिएक्शन जो हैं उनके ऊपर सॉल्वेंट क्या अफेक्ट करता है। यानी कौन सा सॉल्वेंट होगा तो एसएन रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा तो एसएन रिएक्शन जो वो स्लो होगा, एसएन 1 पे सॉल्वेंट इफेक्ट करता है या नहीं करता, या एसएन 2 पे करता है या नहीं करता। तो कौन से रिएक्शंस के लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, कौन सी टाइप ऑफ एसएन रिएक्शंस के लिए किस किस्म का सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और रिएक्शन की रफ्तार को ज़्यादा तेज़ करेगा और हमें फेवरेबल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कौन सा सॉल्वेंट दे सकता है। और ये भी करेंगे कि सॉल्वेंट किस तरह रिएक्टेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके या ट्रांजिशन के स्टेट के साथ या प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करके किस तरह सॉल्वेंट जो है ये रिएक्शन की रफ्तार के ऊपर या एसिड रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज होता है। अच्छा भाई, सॉल्वेंट जो है मोस्टली जो रिएक्शंस हैं, किसी सॉल्वेंट में रिएक्टेंट्स को हम डाल देते हैं और उस सॉल्वेंट के अंदर जो है वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट जो है वो दे देते हैं। द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर हेटेरोलाइटिक, यानी उसमें दो मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड बने हुए एटम जो है वो बॉन्ड ब्रेक होता है। हेटेरोलाइटिक प्रोसेस दैट यूजुअली टेक प्लेस इन सॉल्यूशन। तो ये हेटेरोलाइटिक प्रोसेस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो कि आमतौर पे सॉल्यूशन के अंदर ही रूनुमा होता है। Each reaction involves either creation, dispersion or destruction of charges। वो कहते हैं जी हर रिएक्शन में, हर एसिड रिएक्शन में या तो चार्ज क्रिएट होगा प्रोडक्ट में जाके, या चार्ज डिस्पर्स होगा, फैलेगा सब मॉलिक्यूल्स के ऊपर, सबस्ट्रेट्स के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर, या चार्ज अगर पहले मौजूद था तो प्रोडक्ट में जाके डिस्ट्रॉय होगा। ये शायद आपको याद हो कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था एसिड रिएक्शंस पे, हमने वहाँ पे जो ये 3-4 किस्म की टाइप जो पढ़ी थी, जिसमें रिएक्शन चार्ज डिस्ट्रॉय होता है, चार्ज जो है वो मेंटेन रहता है, चार्ज क्रिएट होता है, ये चार्ज जिस रिएक्शन में जो है वो डिस्पर्स होता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में, ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें ये किया था। अच्छा जी, रिएक्शन मीडियम दैट इज सॉल्वेंट कैन देयरफॉर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in determining the mechanism and rate of these reactions through dipolar interactions with the reactants, the intermediates and even the transition state। वो कहता है जी रिएक्शन मीडियम यानी सॉल्वेंट जो है बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है ये मालूम करने में मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शंस। कैसे? अपनी डाइपोलर इंट्रैक्शन, जो सॉल्वेंट होगा मोस्टली डाइपोलर यानी पोलर नेचर का होगा, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, और वो अपने इन पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की मदद से जो सॉल्वेंट है वो रिएक्टेंट्स, इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट के साथ इंटरेक्ट करके जो है वो रिएक्शन की रफ्तार को या रेट ऑफ रिएक्शन को या रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द पोलैरिटी ऑफ ए सॉल्वेंट यूजुअली डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। टेबल 7.3, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम टेबल को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सॉल्वेंट्स, उनका क्या क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो सॉल्वेंट की पोलैरिटी बताता है। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसमें पोलैरिटी, उसकी पोलर नेचर, उसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। Table 7.3 is an indication of how well it can ionize the charged species। तो टेबल को कहते हैं जी बताएगा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे उस टेबल को, उसमें मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स को और उसके सॉल्वेंट्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को, कि जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट उतना ही ज़्यादा पोलर होगा, और वो अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उससे किस तरह अपनी चार्ज स्पीशीज़ जो पोलर नेचर के सबस्ट्रेट्स हैं या ट्रांजिशन स्टेट हैं या प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह उनको स्टेबलाइज करेगा। द ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ ए सॉल्वेंट, द ग्रेटर इट्स एबिलिटी टू स्टेबलाइज द चार्ज स्पीशीज। जितनी किसी सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, मतलब उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही अच्छा चार्ज स्पीशीज का मतलब है रिएक्टेंट्स के ऊपर अगर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है
सॉल्वेंट का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिएक्टेंट की अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है रिएक्टेंट पे है तो उसको स्टेबलाइज करेगा। सॉल्वेंट का पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो जो चार्ज स्पीशीज़ अगर सबस्ट्रेट है उसके नेगेटिव चार्ज सॉल्वेंट का, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर जो होगा उसको स्टेबलाइज करने की सही रखता है। तो इस तरह पोलैरिटी जो है सॉल्वेंट की ग्रेटर इट्स एबिलिटी टू स्टेबलाइज द चार्ज स्पीशीज़, जितनी सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी वो चार्ज स्पीशीज़ को स्टेबलाइज करने की उतनी ज़्यादा सहायता रखेगा। द ग्रेटर इट्स आयोनाइजिंग पावर, और इसी तरह उसकी आयनाइजिंग पावर भी जो चार्ज स्पीशीज़ की उतनी ज़्यादा आयन्स बनाने की सलाहियत भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। The SN1 reactions in which कार्बोकेटाइन्स आर फॉर्म्ड। SN1 रिएक्शन आपने यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ा, उसका मैकेनिज्म का 2 स्टेप में होता है। उसका फर्स्ट स्टेप जिसमें आयोनाइजेशन होगी और फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करता है और कार्बोकेटाइन बनता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है आयोनाइजेशन स्टेप जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेट करेगा अगर सॉल्वेंट ज़्यादा पोलर होगा। जितना पोलर सॉल्वेंट होगा SN1 का जो फर्स्ट स्टेप है वो उतने ही अच्छे तरीके से और उतनी ही तेज़ी से होगा। दी SN1 रिएक्शन इन विच दी कार्बोकेटाइन आर फॉर्म्ड इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी पहला स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन जितनी जल्दी बनेगा, जितने अच्छे तरीके से वो आयनाइज होगा फर्स्ट स्टेप में जो सबस्ट्रेट है, उतना ही रिएक्शन की रफ्तार ज़्यादा होगी। आर मोर फेवरेबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कार्बोकेटाइन जो बनता है वो पोलर सॉल्वेंट में उसकी बनने की जो सलाहियत है फर्स्ट स्टेप में रेट डिटरमिनिंग स्टेप में पोलर सॉल्वेंट में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कार्बोकेटाइन बनेगा। The SN1 reaction in which carbocation are formed in rate determining step are more favorable in polar solvents, वो polar solvents में ज़्यादा favorable होगा। For example, the rate of hydrolysis of tertiary butyl chloride, tertiary butyl chloride आपको पता है जी स्टूडेंट्स, ये SN1 मैकेनिज्म के तहत ऑपरेट करता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के तहत ऑपरेट करता है और पहले स्टेप में टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो आयनाइज होगा। वो कहते हैं जी अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करें और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ इस क्लोराइड को अगर हमने सब्स्टिट्यूट करना है, डिस्प्लेस करना है, तो वो कहते हैं जी रिएक्शन जो है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से होगा। एज द सॉल्वेंट इज चेंज फ्रॉम एथनॉल टू वाटर, अगर सॉल्वेंट एथनॉल की बजाय वाटर इस्तेमाल करें, क्योंकि एथनॉल से वाटर का जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की आयनाइज होने की सलाहियत या रफ्तार जो है फर्स्ट स्टेप की वो 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी अगर सिर्फ आप सॉल्वेंट एथनॉल से वाटर यूज़ करें, बिकॉज वाटर इज़ मोर पोलर दैन एथनॉल, क्योंकि वाटर जो है वो एथनॉल से ज़्यादा पोलर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ जो टेबल है 7.3 ये हमने कहा था, इसमें मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स और उसके डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स उनको देखते हैं। अच्छा जी, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स एट 25 सेंटीग्रेड ऑफ कॉमन सॉल्वेंट्स, कुछ कॉमन सॉल्वेंट्स के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स, ये प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक सॉल्वेंट होता है प्रोटिक, एक होता है एप्रोटिक। प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो प्रोटॉन आयोनाइज होकर प्रोटॉन में, और एप्रोटिक सॉल्वेंट जिनमें प्रोटॉन ना हो, लिक्विड हो, सॉल्वेंट हो लेकिन प्रोटॉन ना हो। अच्छा, प्रोटिक सॉल्वेंट्स में वाटर है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड है 59 है, मेथनॉल है 33 है, इथाइल अल्कोहल है 24, और ये CH3COOH एसिटिक एसिड दैट इज 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो इस तरह वाटर की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है। ये है जी एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ऐसे सॉल्वेंट्स जो प्रोटॉन रिलीज करने, जिसके पास प्रोटॉन नहीं है, जो प्रोटॉन नहीं देते आयोनाइज होके, तो ये है जी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO भी इसको कह देते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एब्रिविएशन है DMSO। इसका 45 है, मिथाइल नाइट्राइल 38, एंड दैट इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड 37, CH3COCH3 दैट इज एसीटोन प्रोपेनॉन 23, डाइइथाइल ईथर 4। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सॉल्वेंट्स विच आर प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स और उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो बताते हैं जी कि किसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, कौन सा सॉल्वेंट जो वो ज़्यादा पोलर है। इन SN2 रिएक्शंस ए चार्ज में बी क्रिएटेड, डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रॉयड। SN2 रिएक्शन में चार्ज क्रिएट हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है, फैल सकता है या ख़त्म भी हो सकता है। जो सबस्ट्रेट में अगर है, सबस्ट्रेट में अगर चार्ज नहीं है तो प्रोडक्ट में जाके चार्ज क्रिएट हो सकते हैं। अगर चार्ज
स्प्रेड नहीं है, डिस्पर्स नहीं है, तो प्रोडक्ट में जाकर डिस्पर्स हो सकता है। अगर चार्ज है तो वो प्रोडक्ट में जाकर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। एज रिएक्शन प्रोग्रेस टुवर्ड द रेट कंट्रोलिंग ट्रांजिशन स्टेट, जैसे ही रिएक्शन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट की तरफ मूव करता है तो SN2 रिएक्शंस में चार्ज क्रिएट, डिस्पर्स या डिस्ट्रॉय हो सकता है। द रिएक्शन इन विच द चार्ज इज क्रिएटेड इन द ट्रांजिशन स्टेट इज फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। यानी वो कहता है जी SN2 रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन SN2 रिएक्शन को SN2 रिएक्शन जिसमें ट्रांजिशन स्टेट में चार्ज अगर क्रिएट हो चुका है तो उस चार्ज को स्टेबलाइज करना है। तो स्टेबलाइज ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कौन सा करेगा, जो ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट, तो ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट करेगा तो फिर वो रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा। इज फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो आप उस में सॉल्वेंट ज़्यादा पोलर इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा पोलैरिटी वाला कर लें तो रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल फास्ट होगा। वेयर एज द रिएक्शन इन विच द चार्ज इज आइदर डिस्ट्रॉयड और डिस्पर्स्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट, जबकि अगर चार्ज डिस्पर्स डिस्ट्रॉय होगा ट्रांजिशन स्टेट में, इज फेवर्ड बाय डिक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलैरिटी, तो उस केस में फिर आप कम पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। यानी ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट जब ट्रांजिशन स्टेट में मूव करता है SN2 रिएक्शन में, अगर उस पर चार्ज डेवलप हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में तो फिर आप ज़्यादा पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन की रफ्तार तेज़ करने के लिए। अगर सॉल्वेंट चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा, डिस्पर्स या डिस्ट्रॉय हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, तो फिर आपको वहाँ पे कम पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। Generally, the influence of the solvent is large when the charge is either created or destroyed. वो कहते हैं सॉल्वेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा जब चार्ज ट्रांजिशन स्टेट में क्रिएट या डिस्ट्रॉय होगा, उस वक्त ही सॉल्वेंट का इन्फ्लुएंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द इफेक्ट इज स्मॉल व्हेन देयर इज नो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, लेकिन अगर चार्ज की सिर्फ डिस्पर्शन होगी तो उस केस में सॉल्वेंट का इफेक्ट बहुत कम होगा। ए पोलर सॉल्वेंट में आल्सो डिक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल थ्रू सॉल्वेशन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो है वो सॉल्वेशन से डिक्रीज कर सकता है। होएवर द सॉल्वेशन इज लेस इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेशन उनमें कम होती है। लाइक डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, तो हमने ये कहा था DMSO, और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF देन इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो ज़्यादा फेवरेबल तो ये होता है कि DMSO या DMF इस्तेमाल कर लें, जिससे न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी सॉल्वेशन नहीं होती और उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो भी कम नहीं होती, यानी अटैक की एबिलिटी जो कम नहीं होती। लाइक वाटर देन इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर अल्कोहल विच सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल्स को जो है वो सॉल्वेट कर देते हैं, न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बना लेते हैं, फिर न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी सलाहियत कम हो जाती है सबस्ट्रेट पे अटैक करने की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमने स्टडी किया कि किस तरह जो सॉल्वेंट है वो प्रोटिक, एप्रोटिक, पोलर, नॉन पोलर, पोलैरिटी कम करें, ज़्यादा करें, किस तरह ये सॉल्वेंट जो है वो SN1 या SN2 रिएक्शंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ये हमारे सारे फैक्टर्स जो हैं यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो SN पोर्शन है वो ख़त्म है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।